हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का रैपिड करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत स्पीड में रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी उन टॉपिक्स को पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एनपीआर, एनआरसी एंड सेंसस। तो इसको बैकग्राउंड से समझने की कोशिश करते हैं। देखो हुआ क्या, आप सभी जानते हैं 2019 में सीए को लेके और एनआरसी को लेके काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ और काफ़ी जगह तो हमें वॉयलेंस भी देखने को मिला। तो इस चीज़ को देखते हुए केरला की सरकार ने और वेस्ट बंगाल की सरकार ने बोला कि भाई हम अपने यहाँ पर एनपीआर कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली इससे पहले होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि इस बार सेंसस के साथ एनपीआर को भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल ने और केरला ने मना कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं बोल रहा था बवाल एनआरसी और सीए की वजह से हुआ था, बट मैं यहाँ एनपीआर में कैसे आ गया। देखो रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि जो एनपीआर है ना, इसे कहा जा रहा है इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनआरसी। अभी आपको समझ में आएगा कैसे। तो अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे, दैट इज़ व्हाट इज़ एनपीआर। वैसे एनपीआर से आप पहले एक पॉइंट और समझ लो कि यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है। वैसे आपको रेसिडेंट तो पता है ना, रेसिडेंट मतलब जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ रहने आया हो, वहाँ का सिटीजन नहीं होता है। फिर सिटीजन वो होता है जिसके पास उस कंट्री के सारे राइट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आप यूएस जाते हैं, वहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल गई है, आप जॉब कर रहे हैं, बट वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ यूएस के रेसिडेंट हैं। वेरेस वहाँ जो बंदा पैदा हुआ है और वहीं से काम कर रहा है वो यूएस का सिटीजन है। तो आई थिंक ये तो आपको क्लियर होगा। ओके, अब आ जाते हैं हम कि व्हाट इज़ यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए यूजुअल रेसिडेंट की जो डेफिनेशन है वो होम मिनिस्ट्री ने डिफाइन की है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यूजुअल रेसिडेंट क्या होता है। देखिए, ऐसा फॉरेनर जो इंडिया में 6 महीने से ऊपर काम कर रहा हो, ठीक है, या ऐसा फॉरेनर जो इंडिया में 6 महीने से ऊपर काम करने का इंटेंशन शो कर रहा है, प्लस सारे के सारे सिटीजन्स जो इंडिया में 6 महीने से ऊपर रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम यूजुअल रेसिडेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो आलिया भट्ट है, शी इज़ अ फॉरेनर, शी बिलोंग्स टू उत्तराखंड, दैट मीन्स यूके, यूनाइटेड किंगडम को बिलोंग करती है। तो अगर मान लीजिए उन्होंने इंडिया में पहले 6 महीने पहले कभी भी काम किया हो, ओके, 6 महीने से ऊपर कितनी सारी फिल्म्स की हैं उन्होंने, ठीक है, 8-8 10 महीने कुछ फिल्म की है, तो उस कैटेगरी में जाएंगी। साथ ही साथ मान लीजिए कोई वो नई फिल्म साइन कर रही हैं जिसको कंप्लीट होने में लगभग 10 महीने भी लगेंगे, तो यहाँ पर वो 6 महीने से ऊपर रह रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो यूजुअल रेसिडेंट की कैटेगरी में आ रही है। और आखिरी में इंडियंस, जैसे आप और मैं जो सिटीजन्स हैं, वो तो भाई इंडिया में रह ही रहे हैं 6 महीने के, हम तो पिछले 25 साल से इंडिया में रह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इन 3 कैटेगरी के लोगों को यूजुअल रेसिडेंट कवर किया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर फॉरेनर्स भी कवर होते हैं, इंडियंस भी कवर होते हैं, बट वही जो 6 महीने से ऊपर रह चुके हैं या 6 महीने से ऊपर रहने का इंटेंशन शो कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक नाउ यूजुअल रेसिडेंट की जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो गई है। ओके, वेल एंड गुड। अब देखो अगला पॉइंट ये आता है एनपीआर क्या है। देखिए आप सभी जानते हैं कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल वॉर के बाद एक कारगिल वॉर कमेटी बनी थी। कारगिल वॉर कमेटी ने ये बताया था गवर्नमेंट को कि भाई आप लोग क्या करो, जो इंडिया में रेसिडेंट्स हैं उनको भी आप लोग रजिस्टर करना चालू कर दो। रेसिडेंट में कौन कौन आएंगे, हमारे फॉरेनर्स आएंगे, साथ ही साथ इंडियंस आएंगे। और कौन से रेसिडेंट रजिस्टर करना है, यूजुअल रेसिडेंट, ठीक है। यूजुअल रेसिडेंट मतलब ऐसे फॉरेनर्स जो इंडिया में 6 महीने से ऊपर काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, ऐसे फॉरेनर जो इंडिया में 6 महीने से ऊपर काम करने का इंटेंशन शो कर रहे हैं, और इंडियन जो 6 महीने से ऊपर इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो कारगिल वॉर कमेटी ने क्या बोला कि आप यूजुअल रेसिडेंट को एक रजिस्टर करो। तो इसी को ध्यान में रखती हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2003 में क्या किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में कुछ बदलाव लाए, और उससे उसने क्या ऐड किया, सेक्शन 14A। सेक्शन 14A में ये लिखा हुआ है कि सरकार जब भी चाहे इंडिया के सारे रेसिडेंट को रजिस्टर कर सकती है और इनका एक रजिस्टर बना सकती है जिसको कहा जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मतलब एनपीआर। समझ में आया एनपीआर कहाँ से आया, ठीक है। अब देखो जब गवर्नमेंट सारे के सारे यूजुअल रेसिडेंट को रजिस्टर कर देगी तो इनको एक आइडेंटिटी कार्ड भी इशू कर सकती है। फाइन, अब यहीं से एनआरसी का उत्पादन होता है। कैसे, समझने की कोशिश करो। देखो आपको एनपीआर में कौन कौन देखने को मिला, एनपीआर में आपको देखने को मिला सारे के सारे रेसिडेंट, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो, ठीक है। अब हो सकता है
कि जब एनपीआर की लिस्टिंग हो रही हो, एनपीआर की काउंटिंग हो रहा है, कई लोगों ने अपने आप को इंडियन बता दिया हो, दो उनके पास सिटीजनशिप ना हो, बिकॉज एनपीआर में गवर्नमेंट कुछ मांगने नहीं वाली है ना, वो तो आप सभी जानते हैं। अब देखो यहाँ पर एनआरसी कैसे कंडक्ट होगा एनपीआर से। अब मान लीजिए गवर्नमेंट के पास पूरा नेशनल पॉपुलेशन और रजिस्टर बन के तैयार हो गया। अब गवर्नमेंट मान लीजिए बाय नोटिफिकेशन एनी डे बोल देगी कि भाई जो लोग अपने आप को इंडियन सिटीजन कंसिडर करते हैं या उनके किसी के पास भी डॉक्यूमेंट है इंडियन सिटीजन होने का, तो वो क्या करें, लोकल ऑफिस में फॉर एग्जांपल कलेक्ट्रेट में या ग्राम पंचायत में जाके अपने इंडियन होने का एक प्रूफ दिखा दें, मतलब वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट जमा कर दें। ठीक है, तो अब सब लोग जाएंगे डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। तो उसके बाद अगर आप देखो हमारा एनपीआर का जो रजिस्टर किस तरीके से डिफरेंशिएट करेगा, किस तरह से बदलेगा। ये रहा एनपीआर का रजिस्टर, ठीक है, जिसमें हर कोई है 6 महीने से ऊपर वाला, मतलब लगभग जितने इंडिया में रहते सबके सब है। अब इसमें से मान लो इतने लोगों के पास सिटीजनशिप है, तो इनका एक अलग रजिस्टर बन जाएगा और ये कहलाएगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। और ये जितने बच गए वो सब के सब फॉरेनर्स हैं। अभी फॉरेनर्स भी दो टाइप के होंगे, एक होंगे लीगल माइग्रेंट जिनके पास पूरा पासपोर्ट है और हर चीज़ अवेलेबल है, और दूसरे होंगे इलीगल माइग्रेंट जो इंडिया में बिना पासपोर्ट एंड ऑल के आए हैं। तो गवर्नमेंट ये लीगल वालों को तो छोड़ देगी बिकॉज ये लोग तो इंडिया में काम करने आए हैं, लेकिन जितने इलीगल वाले हैं उनको पकड़ के डिपोर्ट कर देगी। इसलिए कहा जाता है कि एनपीआर इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनआरसी। तो आई थिंक अब आपको एनपीआर का जो भी डाउट्स होगा वो पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वैसे जब मैंने मेंस में टॉपिक पढ़ाया था सो वहाँ पर मैंने इसको सीए से कनेक्ट किया था, क्या क्या मतलब लोगों के कंसर्न है वो सब चीज़ें भी अच्छे से क्लियर की थी मैंने वहाँ पर। तो आई होप आपने वो सब वीडियोस भी देखी होंगी। ओके, सो एनपीआर में कौन कौन सा डेटा आपसे लिया जाएगा। एक लिया जाएगा डेमोग्राफिक डेटा, मतलब आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, पिताजी का नाम क्या है, ये सब चीज़ों को डेमोग्राफिक डेटा कहा जाता है। उसके बाद दूसरा बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। देखिए बायोमेट्रिक डेटा के ऊपर गवर्नमेंट ने अभी तक ढंग से क्लियर नहीं किया है, मे बी एनपीआर चालू होने से पहले क्लियर करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला कि हम आधार नहीं लेंगे। तो भाई आधार नहीं लोगे तो फिर आपको बायोमेट्रिक डेटा कहाँ से मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये बोल रही है गवर्नमेंट कि जो हमारे इन्यूमरेटर आएंगे उनके पास ऐसी मशीन भी नहीं रहेगी बायोमेट्रिक डेटा की। तो अभी गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है, मे बी गवर्नमेंट मशीन ही प्रोवाइड करेगी, बट देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। और याद रखिएगा जो एनपीआर है उसे सेंसस 2021 के साथ कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और सेंसस 2021 को कंडक्ट कौन करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर होम मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर भी जो जिम्मेदारी है एनपीआर की वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को ही दी गई है। और यहाँ पर जो आपका डेटा है वो डोर टू डोर एन्यूमरेशन के साथ कंडक्ट किया जाएगा। मतलब जैसे सेंसस में ऑफिसर आपके यहाँ आते हैं तो उनके पास 2 रजिस्टर होंगे, एक नॉर्मल सेंसस का और एक हमारा एनपीआर वाला रजिस्टर होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखना कि ऐसा पहली बार नहीं है कि गवर्नमेंट एनपीआर कंडक्ट करवाई है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सबसे पहले 2010 में एनपीआर कंडक्ट किया था और 2010 में गवर्नमेंट ने इसको अपडेट करने की कोशिश भी की थी, बट कुछ रीज़न की वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया था और फिर गवर्नमेंट ने अपना पूरा फोकस आधार में डाल दिया था। ठीक है, तो इस चीज़ को मत भूलिएगा और याद रखिएगा जो एनपीआर है इट इज़ मैंडेटरी। ठीक है, छोड़िएगा नहीं, मान लो कहीं आखिरी में एनआरसी हो गया फिर आप तो फंस जाएंगे ना, इसलिए इट इज़ कंपलसरी। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन आधार एंड एनपीआर, मतलब किस तरह से जो एनपीआर है वो आधार को हेल्प करने वाला है। देखो मैंने बताया कि आधार पे बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है, एनपीआर में भी बायोमेट्रिक डेटा लिया गया है, लेकिन आप सभी जानते हैं आधार में बहुत लोगों ने अपना जो बायोमेट्रिक डेटा है वो थोड़ा सा ख़राब टाइप का, मतलब मशीन ख़राब थी तो आया नहीं आया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जब हमारे पास एनपीआर का पूरा बायोमेट्रिक डेटा आ जाएगा तो हम हर बंदे के आधार से उसको मैच करके देखेंगे। अगर वो मैच हो रहा है तो इट इज़ गुड एंड वेल, बट अगर मैच नहीं हो रहा है तो जो एनपीआर का डेटा है दैट इज़ गोइंग टू प्रीवेल। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा एनपीआर और आधार के ऊपर लिंक। इसके बाद अगला पॉइंट ये आता है कि भाई एनपीआर और सेंसस के बीच में क्या लिंक है, कि या कैसे एक दूसरे से ये लोग डिफर करते हैं। ठीक है, बिकॉज आप सभी को लग रहा हो कि भाई ये तो सेंसस टाइप ही तो है, तो क्या डिफरेंस है। देखो डिफरेंस है, देखो जो सेंसस है वो एक्चुअली सेंसस एक्ट 1948 के अंदर कंडक्ट किया जाता है और यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने ऊपर 2 मैंडेट रखे हैं। सबसे पहली बात तो कि आपका जो डेटा है वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, और दूसरी बात यहाँ पर हम डेटा को सिर्फ और सिर्फ मैक्रो व्यू के लिए यूज़ करेंगे, माइक्रो व्यू के लिए यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना कि मान लीजिए कोई डेटा ऑफिसर है वो राजस्थान जाता है। राजस्थान में भाई एक गाँव है जहाँ पर हर घर में, आप समझ सकते हो लगभग हर घर में बाल विवाह हुआ है। तो अब आप ये बोलोगे कि भैया गवर्नमेंट को सेंसस के थ्रू पता है कि बाल विवाह हुआ है, तो गवर्नमेंट उसको पकड़ के अंदर क्यों नहीं कर देती है। बिकॉज गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये बोला है कि हम आपका सिर्फ और सिर्फ मैक्रो व्यू लेंगे, मतलब हम यहाँ पर इस डेटा का यूज़ किसी सिंगल इंडिविजुअल के अगेंस्ट यूज़ नहीं करेंगे। हम बस ये देखेंगे गाँव में 90% ऑफ द बाल विवाह हुआ है, बस दैट्स इट।
तो ये होता है मैक्रो व्यू लेना, किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करना इस डेटा से। इसलिए लोग यहाँ सेंसस में बिल्कुल रियल डेटा देते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट के पास ये मैंडेट है। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट इस डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखने का प्रॉमिस करती है, ठीक है। वेयर अगर आप एनपीआर की बात करो तो ना तो गवर्नमेंट ने इसको बोला कि हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, दो गवर्नमेंट ऊपर बोल रही भाई बट वेयर इज़ द लॉ, आप लॉ में दिखाओ ना यार। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अब इसका मैक्रो व्यू यूज़ होगा, माइक्रो व्यू यूज़ होगा, कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके भी लोगों को थोड़ा बहुत कंसर्न है। और अगर मान लीजिए एनआरसी होता है और आप अगर किसी तरीके से इलीगल माइग्रेंट कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपको तुरंत इलीगल माइग्रेंट क्लियर नहीं किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन रहेगा, सबसे पहले 30 दिनों के अंदर यू कैन अप्लाई टू डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, उसके बाद यू कैन गो टू द फॉरेन ट्रिब्यूनल, देन यू कैन गो टू द हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, बहुत लंबा प्रोसीजर है, आप तब तक ऊपर भी पहुंच जाएंगे बट यू विल बी कंसिडर एज इंडियन, ठीक है। समझ में आया? चलो वेरी गुड। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल, एनपीआर, एनआरसी एंड सेंसस। फाइन। अब आते हैं अपने आज के अगले आर्टिकल में, जिसका नाम है डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स। देखो होता क्या है, जो हमारे स्टेट पुलिस विंग ऑफिसर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बॉर्डर विंग ऑफिसर होते हैं, वो लोग अगर किसी पर्सन को कैटेगराइज कर लेते हैं, मतलब उनको लगता है कि ये बंदा इलीगल इमिग्रेंट हो सकता है, ठीक है, तो उस वक्त ये लोग उसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं, और अगर उसकी आइडेंटिटी प्रॉपर नहीं होती है तो उसको बोल देते हैं कि भैया यू आर नॉट इन इंडिया, मतलब यू आर इलीगल इमिग्रेंट, डाउटफुल वोटर या जो भी कैटेगराइज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अब उस बंदे के पास क्या ऑप्शन रहता है कि वो अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करे। तो सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है कि भैया वो फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास चला जाए। अभी फॉरेन ट्रिब्यूनल क्या होता है, देखो फॉरेन ट्रिब्यूनल एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है जिसका काम ये बताना होता है कि जिसे स्टेट पुलिस बॉर्डर विंग इलीगल माइग्रेंट कैटेगराइज कर रही है वो सही में इलीगल माइग्रेंट है कि नहीं है, या फिर नॉर्मल इंडियन है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके मैगजीन में भी होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है फॉरेनर ट्रिब्यूनल एक्ट 1941 एंड फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1981 के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखना, हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले। और याद रखिएगा इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। अब देखो हुआ क्या, मुझे एग्जाम्पल के तौर पे किसी स्टेट पुलिस बॉर्डर विंग के ऑफिसर ने इलीगल माइग्रेंट क्रिएट कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँगा, फॉरेन ट्रिब्यूनल जाऊँगा, और अगर फॉरेन ट्रिब्यूनल में भी मैं अपनी सिटीजनशिप को प्रूव नहीं कर पाता हूँ तो उस दिन से मुझे कहा जाएगा डिक्लेयर्ड फॉरेनर, ठीक है, डिक्लेयर्ड फॉरेनर। इस पॉइंट को याद रखना। चलो वेरी गुड। तो अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों ये न्यूज़ बाहर आ रही है, देखो हुआ ये कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अभी इस टाइम पे आसाम गवर्नमेंट को बड़ी लताड़ लगाई है। क्यों? बिकॉज आप सभी जानते हैं आसाम में एनआरसी कंडक्ट हुआ था, जिसकी वजह से 19 लाख लोगों को इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर किया गया है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ लोगों को डिटेंशन सेंटर में, मतलब जेल में डालना शुरू कर दिया। अब ये बात पता चल गई हाई कोर्ट को। अब हाई कोर्ट ने बोला कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, जेल की जगह होती है सिर्फ और सिर्फ कन्विक्टेड पर्सन के लिए। एक तो ऑलरेडी वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ की कमी है, अगर आप इन लोगों को रखोगे तो जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए बेसिक एमिनिटीज़ खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए बेसिक एमिनिटीज़ नहीं रहेगी। तो इन शॉर्ट सबका ह्यूमन राइट वॉलेट हो रहा है। तो आप क्या करो, हमें एक गवर्नमेंट रिपोर्ट सेटअप करो, गवर्नमेंट रिपोर्ट सेंड करो, जिसमें आप ये बताओगे कि आपने कहाँ पर डिटेंशन सेंटर खोले हैं। और अगर आपके पास डिटेंशन सेंटर खोलने की जगह नहीं है तो आप एक प्राइवेट प्रेमाइस को हायर करो और वहाँ पर आप जाके एक डिटेंशन सेंटर खोलो। तो अभी तक ये बात हुई है। ओके, चलो वेरी गुड। अब हम आते हैं अगले आर्टिकल में, एनआरआई कोटा नॉट सैक्रोसेंट। तो सबसे पहले मुझे आप एनआरआई का मतलब बताओ। देखो एनआरआई वो लोग होते हैं जो लोग एजुकेशन के लिए या फिर जॉब के लिए इंडिया से बाहर जा चुके हैं बट स्टिल दे आर इंडियन सिटीजनशिप, मतलब उन्होंने अभी तक इंडियन सिटीजन को लीव नहीं किया बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर बिताते हैं फॉर देयर एजुकेशन या फिर फॉर देयर जॉब। तो इनको हम कहते हैं एनआरआई। अब देखो हुआ ये कि अभी रिसेंट में राजस्थान के कुछ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ने क्या किया, अपनी सीट में थोड़ी बहुत फेरबदल की, जिसकी वजह से जो एनआरआई कोटा था उसमें काफ़ी बदलाव आ गए। तो ये लोग पहुंच गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने बोला कि भैया देखो ये लोग हमारे एनआरआई कोटा के साथ थोड़ी बहुत फेरबदल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन के पास कंप्लीट डिस्क्रिशन है, वो किस तरीके का कोटा अपने पास रखना चाहते हैं। तो इस मैटर में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट डिसीजन किसके फेवर में आया, जो कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फेवर में, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले आर्टिकल में जिसका नाम है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया।
तो फर्स्ट यू टेल मी अबाउट द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? वो जिसके पास पास्ट में कभी इंडियन पासपोर्ट रहा हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुंदर पिचाई, अब तो अमेरिकन सिटीजन हो चुके हैं। दूसरा आता है कि अगर आपके कभी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन रहे हों, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कह सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो यहाँ पर याद रखना, बांग्लादेश और पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों? बिकॉज आप सभी जानते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिलेशन तो भाई इंडिया से हमेशा से रहा है। तो अगर हम उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैटेगराइज करेंगे तो या तो उनके परदादा या दादा या पर के परदादा इस कैटेगरी में आ ही जाएंगे। तो इसलिए हम बांग्लादेश को और पाकिस्तान को इंक्लूड यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑप्शन दिया है कि भैया आप चाहो तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हो। उसके आपको बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे क्या क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको इंडिया में लाइफ लॉन्ग नो वीज़ा यू कैन एंटर इन इंडिया, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, आपको जो फॉरेनर रजिस्ट्रेशन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है वो भी नहीं करवाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो भी एनआरआई को इकोनॉमिक राइट्स मिलते हैं उस और एजुकेशनल राइट्स मिलते हैं वो सारे के सारे राइट्स आपको मिलेंगे। बस इकोनॉमिक में एक एक्सपेशन है कि जो हमारे पीओआई होते हैं दे कैन नॉट बाय यस एग्रीकल्चरल लैंड, लेकिन बाकी सारे के सारे उनको इकोनॉमिक राइट्स मिलेंगे एनआरआई के बराबर, और सारे के सारे एजुकेशनल राइट्स मिलेंगे एट पार विथ एनआरआई। लेकिन याद रखिएगा उनको कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट राइट्स या फिर पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे। वेयर एज एनआरआई को ये दोनों राइट्स मिलते हैं बिकॉज वो इंडियंस हैं। एनआरआई कैन वोट इन इंडिया, साथ ही साथ दे कैन ऑल्सो बिकम आईएएस। वेयर एज जो हमारे ओसीआई होते हैं वो ना तो आईएएस बन सकते हैं और ना ही हमारे इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना ही वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखो, हुआ ये कि रिसेंट में जो कर्नाटका के प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं वो लोग ओसीआई को एज अ फॉरेनर ट्रीट कर रहे थे, ठीक है। मतलब उनको एडमिशन देने की प्रक्रिया में फॉरेन के जो भी बेनिफिट्स है वो दे रहे थे, बल्कि इंडियन सिटीजन होने के जो बेनिफिट्स देने थे वो नहीं दे रहे थे। तो अब इसको लेके वो लोग कहाँ पहुँच गए? हाई कोर्ट पहुँच गए कर्नाटका के। अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, जो हमारे ओसीआई हैं उनको एनआरआई के बराबर राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, तो आपको उनको एनआरआई के बराबर से राइट्स देने पड़ेंगे। तो बस यही हमारा पूरा इशू था। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, किस बेसिस पे किसी भी ओसीआई की जो सिटीजनशिप है, आप कह सकते हैं ओसीआई जो कार्ड है वो जा सकता है। सबसे पहली बात, अगर आपने इस कार्ड को पाने के लिए फ्रॉड का यूज़ किया हो या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा ये आता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ डिसअफेक्शन शो किया, मतलब आपको लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन खराब है, बट यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद वॉर के टाइम पे अगर आपने किसी भी तरीके से एनिमी को हमारी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी हो। और लास्ट पॉइंट ये आता है कि आपको अभी मुश्किल से 5 साल भी नहीं हुए ओसीआई कार्ड लेते हुए, लेकिन आप 2 साल के लिए कन्वर्ट हो गए, तो इस केसेस में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो आपका जो ओसीआई कार्ड है वो कैंसिल कर सकती है। एक्चुअली करेगी ही, ठीक है। सेक्शन 7 क्लॉज डी में ये लिखा हुआ है, श्री मावो शास्त्री पैक्ट। तो देखो, इस पैक्ट को अग्रीमेंट ऑन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन सेलोन भी कहते हैं। देखिए, पास में आप सभी जानते हैं कि सेलोन में, मतलब जो श्रीलंका है, वहाँ पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। भले वो बनाना का हो, कॉफ़ी का हो, कोकोनट का हो, टी का हो। तो उस टाइम पे वहाँ पर लेबर की कमी हुआ करती थी। तो जो इंडिया है वो साउथ इंडिया के रीजन से काफ़ी सारे लेबर को श्रीलंका में ले जाया करता था। लेकिन आप सभी जानते हैं 1947 से लेकर 1950 तक दोनों कंट्रीज़ को आज़ादी मिल चुकी थी। तो अब इसके बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर श्री मावो ने ये कहा कि भाई, ये जो इंडियंस आए हैं ये एक्चुअली यहाँ को तो बिलोंग नहीं करते हैं, ये लोग तो ब्रिटिश के द्वारा लाए गए थे, तो हमें इस चीज़ को अंडू करना चाहिए। मतलब जितने भी इंडियंस हैं उनको वापस उनके देश में भेज देना चाहिए। तो इससे उन्होंने बात की, किसके लिए? इनको वापस करने के लिए किससे बात की? लाल बहादुर शास्त्री जी से। तो लाल बहादुर शास्त्री और श्री मावो के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ जिसको कहा गया श्री मावो शास्त्री पैक्ट, और इसी पैक्ट को अग्रीमेंट ऑन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन सेलोन भी कहा जाता है। इस पैक्ट के अंदर दोनों ने यह अग्री किया कि भाई, इंडिया ने बोला कि इतने सारे लोगों को तो लेना हमारे लिए मुश्किल होगा, तो आप ये क्या करो कि लगभग 6 लाख इंडियंस को वापस भेज दो, और जितने बचेंगे, मान लीजिए आई थिंक 3-4 लाख लोग बचेंगे, उनको आप सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दो। हाँ सॉरी, आप उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दो। अब इसके बाद इसका एक फॉलोअप अग्रीमेंट भी साइन हुआ था जिसे कहा जाता है श्री मावो गांधी पैक्ट। मतलब ये इंदिरा गांधी है, नॉट महात्मा गांधी, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया ने 75,000 और
श्रीलंका को लिया गया था, ठीक है। और इनको सेटल कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में। तो ये था हमारा सिरीमावो शास्त्री पैक्ट, जो कि 1964 में हुआ था। अब इसके बाद अगला आर्टिकल है वोटिंग राइट्स टू नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तो आपको एनआरआई की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई है, बट थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं अबाउट देयर वोटिंग राइट्स। तो देखो, सबसे पहली बार 2011 में पार्लियामेंट ने आरपीए 1950 में एक अमेंडमेंट की थी, और जिसके तहत एनआरआई भी अब वोट कर सकते हैं। और क्या प्रोसीजर इनके वोट करने की? देखो, जहाँ से भी एनआरआई ने अपना पासपोर्ट बनवाया, एग्जाम्पल के तौर पे मुंबई से, तो वो वहाँ का रेसिडेंट कहलाएगा। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में आके वोट डाल सकता है। मतलब जिस जगह का आपके पास पासपोर्ट होगा ना, सिर्फ आप वहीं से वोट डाल पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास भोपाल का पासपोर्ट है तो आप सिर्फ और सिर्फ भोपाल में आके वोट डाल पाओगे। और आप जब वोट डालने आओगे तो सिंपल सी बात है, आपके लिए वो चिट निकली नहीं होगी जो हमारे सबके लिए निकलती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा, और आपके पासपोर्ट को रिकॉग्नाइज करके आपको वोट डालना अलाउ किया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एनआरआई है उसको खुद आके वोट डालना पड़ता है, तो काफ़ी तकलीफ होती होगी। तो गवर्नमेंट ने 2017 में इनकी तकलीफ को कम करने के लिए एक बिल प्रेजेंट किया था, लेकिन वो लैप्स कर गया। एक्चुअली वो बिल ये कह रहा था कि जो हमारे एनआरआई हैं वो लोग प्रॉक्सी वोटिंग कर सकते हैं। अभी प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है? देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एनआरआई हूँ, ठीक है। अब मैं नहीं आना चाहता, लेकिन मैं अपना वोट ज़रूर डालना चाहता हूँ। तो अपने किसी फ्रेंड को या रिश्तेदार को बोल दूंगा कि आप मेरे बिहाफ में जाके वोट डाल देना। तो जो बिहाफ वाला पर्सन है उसको प्रॉक्सी कहा जाता है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को प्रॉक्सी वोटिंग कहा जाता है, ठीक है। चलो वेल गुड। तो अभी रिसेंट में एनआरआई को राइट्स मिले, उसके लिए हमारी इलेक्शन कमीशन ने एक प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के सामने रखा है कि भाई आप क्या करो, ठीक है, प्रॉक्सी वोटिंग छोड़ो, इसके लिए थोड़ी अमेंडमेंट ज़रूरत हो सकती है, लेकिन अगर आप इनको पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग प्रोवाइड करो तो यहाँ पर आपको पार्लियामेंट में कोई अमेंडमेंट भी नहीं लानी पड़ेगी। सिंपल आप एग्जीक्यूटिव एक्शन से कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1991 में चेंजेस लाओगे, और इनको भी पोस्टल इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर वोटिंग अलाउड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर वोटिंग होती क्या है। देखो, वैसे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ये आर्मी के लोगों को प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इन जनरल अगर आप देखें तो उन लोगों को प्रोवाइड रहती है कि जो लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर रहते हैं और वो लोग वहाँ पर वोट नहीं डाल पा रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को प्रोवाइड होती है। वैसे इसके ऊपर भी मैंने मीन्स में एक पूरा आर्टिकल कवर किया था। अब देखो होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम आर्मी मैन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब आर्मी मैन आप सभी जानते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर रहता है और वो वोट डालना चाहता है। सिंपल सी बात है, वो एकदम से सब छोड़ छाड़ के आ नहीं सकता, देश की बड़ी जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर। तो अब उनको क्या करेगी इलेक्शन कमीशन, अपने आप से इलेक्ट्रॉनिकली एक पोस्टल बैलेट सेंड करेगी। अब वो जो आर्मी मैन है इसको प्रिंट करेगा और उसकी जो भी चॉइस होगी उसके ऊपर टिक करेगा, और इस बार जब वो भेजेगा तो वो पोस्ट के थ्रू भेजेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और पोस्ट के थ्रू सीधे ये पहुंच जाएगा कहाँ? रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और रिटर्निंग ऑफिसर वो डब्बे में उसका वोट डाल देगा, ठीक है। उनके लिए स्पेशल डब्बे होते हैं, तो यहाँ पर उनका वोट डाल दिया जाएगा। तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट पेपर सिस्टम। अब आप बोल सकते हैं भाई यहाँ पर तो कोई भी प्रिंट कर सकता है या हैक हो सकता है। नहीं, यहाँ पर एक्चुअली टू वे काफ़ी आप कह सकते हैं QR कोड सिक्योरिटाइजेशन रहता है, साथ साथ पिन बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन रहता है। मतलब पूरी तरीके से सेफ है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, 100% सेफ है। अगर मौका मिलेगा तो इसको कभी डिटेल में बढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको पूरा समझ में आएगा कि इट इज़ 100% सेफ, ठीक है। आप सोच रहे होंगे इसका प्रिंट मार लूंगा जो चिट होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार। गवर्नमेंट इज़ नॉट मूर्ख। अब यहाँ पर ईसी ने यही बोला है कि आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट सिस्टम अलाउ कर दो, और इसके लिए आपको पार्लियामेंट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं लानी पड़ेगी, सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू ये सब हो जाएगा। और इसकी प्रोसेस क्या रहेगी? जैसे मान लीजिए आज मुंबई का इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, और आज ही जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उसने नोटिफिकेशन जारी की। तो यहाँ पर जो एनआरआई होगा, जो भी मुंबई का होगा, जिसके पास पासपोर्ट होगा, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर को कम्युनिकेट करेगा कि भाई मुझे क्या करना है, इस बार वोट डालना है। और ये कम्युनिकेशन 5 दिनों के बीच में हो जाना चाहिए। और उसके बाद जिस दिन इलेक्शन होगा वो आके मतलब जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर उसको लिंक भेज देगा, वो कंप्लीट पोस्टल बैलेट करके इनको रिटर्निंग ऑफिसर को अपनी कंप्लीट पोस्टल बैलेट वापस करेगा और वो डब्बे में डाल देंगे, उनका वोट कास्ट हो गया, ठीक है। तो इसे कहा जाता है वोटिंग राइट्स थ्रू नॉन रेसिडेंट इंडियंस। फाइन, चलो वेल एंड गुड। माइग्रेंट डेफिनेशन, तो माइग्रेंट की डेफिनेशन तो आप सभी जानते हैं कि वो पर्सन जिसका प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस मैच नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेंट। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पर 450 मिलियन माइग्रेंट्स हैं। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इलीगल माइग्रेंट की, कि हु इज़ अ इलीगल माइग्रेंट। देखिए, वो होता है इलीगल माइग्रेंट जो इंडिया में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के घुसा हो,
या दूसरी बात, जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट और वीज़ा था बट वो एक्सपायर हो चुका है, बट फिर भी वो इंडिया को छोड़ने के लिए नहीं मान रहा है, तो ऐसे लोगों को हम इलीगल माइग्रेंट कहते हैं। रेगुलेटिंग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में जाते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। देखो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। जिस तरीके से कोई भी शब्द डिफाइन नहीं किया गया है, उसी प्रकार से माइनॉरिटी को भी डिफाइन नहीं किया गया है। बट अगर आप आर्टिकल 29 और 30 को देखें तो उसमें तो ये लिखा हुआ है कि अगर माइनॉरिटीज़ चाहे तो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए एक अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब ये तो बताओ माइनॉरिटीज़ होते कौन हैं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट को पास किया, और इस एक्ट में गवर्नमेंट ने दो बड़ी बड़ी बातें की। सबसे पहली बात ये की गवर्नमेंट ने कि भाई यहाँ पर वो सारी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ कहलाएंगी जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जारी करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 कम्युनिटीज़ को रिलीजियस माइनॉरिटी नोटिफाई किया है। कौन कौन सी है याद रखिएगा, एक ट्रिक बता रहा हूँ, MSC, BJP, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इसके बाद B से हो गए बुद्धिस्ट, J से हो गए जैनास और P से हो गए पारसीस। तो ये 6 कम्युनिटीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। कैसे? एज अ माइनॉरिटी। ओके, चलो वेरी गुड। अब दूसरी बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने ये की कि हम यहाँ पर भाई एक बॉडी सेटअप कर रहे हैं जिसका नाम रहेगा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब ये बॉडी होगी एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, अब ये बॉडी रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है और कौन सा इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। उसका क्राइटेरिया क्या है? देखिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट वो कहलाते हैं जिसको एक माइनॉरिटी ने इस्टेब्लिश किया है और साथ ही साथ उसको अभी भी माइनॉरिटी के द्वारा ही रन किया जा रहा है। तो ऐसे सारे इंस्टीट्यूट को हम माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो अगर कोई भी रिकॉग्नाइज करवाना चाहता है अपने इंस्टीट्यूट को एज अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो उसको NCMEI को नोटिफिकेशन भेजनी पड़ेगी, लेटर भेजना पड़ेगा, और वो बॉडी इस चीज़ को चेक करेगी। अगर यहाँ पर हाँ होता है उसके हिसाब से, तो उस इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी एजुकेशन का दर्जा दे दिया जाएगा। और ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर बार बार आपको पीरियोडिकल रिव्यू करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पर कोई भी वायलेशन किया तो आपकी इस माइनॉरिटी स्टेटस को आप कह सकते हैं डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कॉम्पोजिशन। देखिए, इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पर जो चेयरमैन होते हैं वो हाई कोर्ट के एक जज होते हैं। ठीक है, और बाकी जो मेंबर्स रहते हैं, 3 मेंबर्स वैसे उन टोटल रहते हैं, और दीज आर नॉमिनेटेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, हमारे इंडिया में आज तक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है। ठीक है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक लिंग्विस्टिक कमिश्नर अवेलेबल है अंडर आर्टिकल 350B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार चेक कर लेना। फाइन, तो ये हो गया हमारा माइनॉरिटी के बारे में डिस्कशन। अब देखिए, अगर आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया जाता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी कम्युनिटी को 50% तक का रिजर्वेशन दे सकते हैं। आपके ऊपर 25% का जो RT का लिमिट होता है ना, कि आपको अपने इंस्टीट्यूशन में 25% गरीब लोगों को भरना है, तो वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। आप 50% तक अपनी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आपको फीस स्ट्रक्चर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आपका कंप्लीट करिकुलम क्या होगा वो भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी टीचर की रिक्रूटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पेमेंट्स एंड एवरीथिंग, मतलब पूरे तरीके से काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल जाती है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, समझ में आया? चलो, वेरी गुड। अब आते हैं प्रेजेंट के केस में कि हुआ क्या है। देखो, रिसेंट में ये हुआ था कि 2008 में ना वेस्ट बंगाल ने एक एक्ट पास किया था, वेस्ट बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन एक्ट ऑफ 2008। इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि मदरसाज है वहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब हो रही है, तो वहाँ पर टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए हम एक कमीशन बनाने जा रहे हैं, और ये कमीशन बताएगी कि कौन सा बंदा यहाँ पर टीचर बनेगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने बोला कि भैया आप तो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 29 एंड 30, हमें तो फुल कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है अपनी जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने का। तो ये किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर स्टेट चाहे, मतलब गवर्नमेंट चाहे, तो नेशनल इंटरेस्ट में माइनॉरिटी एजुकेशन को भी क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। मतलब अगर वहाँ पर माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है या कोई भी नेशनल इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पे वो इन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रेगुलेट कर सकती है। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस कमीशन को हाँ बोल दी है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अपनी एक पुरानी जजमेंट का हवाला दिया जिसको कहा जाता है TMA पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002। यहाँ पर भी गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सेम चीज़ कही थी। ठीक है, समझ में आया? तो चलो, वेल एंड गुड। तो विद दिस आर्टिकल इज ओवर।
इट वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल। अब आते हैं अपने अगले आर्टिकल में जो आप सभी का फेमस है, दैट इज आर्टिकल नंबर 32। देखिए, इस आर्टिकल के बारे में भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि अगर ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं होगा तो आर कॉन्स्टिट्यूशन विल कम टू द नलिटी। ठीक है, इस आर्टिकल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विल इशू रिट्स फॉर यू सो दैट यूर फंडामेंटल राइट विल नॉट बी वायलेटेड। तो ये रिट्स क्या होती है, इनके बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा अपन आर्टिकल 32 के बारे में और जान लेते हैं। देखो, ये जो आर्टिकल 32 है ये सिग्निफाई करता है टू गेट अ फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। साथ ही साथ इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं आपको इसका मतलब बता ही चुका हूँ, यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विल इशू रिट्स फॉर यू। लेकिन याद रखिए, जो रिट की पावर होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास अवेलेबल नहीं है। दिस पावर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द हाई कोर्ट्स और अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर को कंपेयर करें तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स को इशू कर सकता है, वेयर एज जो हाई कोर्ट है वो किसी भी काम के लिए रिट्स को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हमेशा रिट जारी करना ही पड़ेगा, लेकिन हाई कोर्ट के पास ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की रिट का जो दायरा है वो पूरे ऑल इंडिया अवेलेबल है, वेयर एज हाई कोर्ट का सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिस्टिंक्शन है बिटवीन द रिट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब हमें आते हैं कि कौन कौन सी रिट हमारे इंडिया में अवेलेबल है। सबसे पहली आती है हेबियस कॉर्पस। देखिए, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रेजेंट द बॉडी ऑफ। मान लीजिए किसी पर्सन को गलत फुल तरीके से डिटेन किया गया है, तो यहाँ पर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये बोल सकती है कि भैया आप उसकी बॉडी हमारे सामने लेके आओ, मतलब मरा हुआ बंदा नहीं, मतलब आप बंदे को हमारे पास लेके आओ, हम देखेंगे वो जो डिटेंशन है वो लॉफुल है कि नहीं है। अगर ये लॉफुल नहीं होगा तो हम उसे फ्री कर देंगे। और याद रखिएगा, जो हेबियस कॉर्पस है ये इवन प्राइवेट प्लेयर के ऊपर भी अप्लाई करता है, मतलब आपको इवन कोई प्राइवेट प्लेयर भी अपने पास नहीं रख सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको डिटेन किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए या फिर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर के लिए या फिर आपको किसी लॉफुल वेज के अंदर डिटेन किया गया है, तो उस टाइम पे हेबियस कॉर्पस रिट इशू नहीं होगी। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि जो कश्मीर के बड़े नेताओं को अरेस्ट किया गया था, डिटेन किया गया था और उनके लिए हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट ने इशू नहीं किया, तो हो सकता है उनको लॉफुली डिटेन किया गया हो। ठीक है, अब लॉफुल क्या होता है, अगेन वेरी वाइड, नहीं पता। उसके बाद अगला है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर देता है या फिर वो फेल हो जाता है उस ड्यूटी को परफॉर्म करने में, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट आपके लिए मैंडेमस रिट इशू कर सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए किसी की जो ड्यूटी है वो डिस्क्रिशनरी है तो सुप्रीम कोर्ट उसे वहाँ कुछ नहीं बोल सकता। अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं भाई गवर्नर या प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट उनको कुछ नहीं बोल सकता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एनी हाई कोर्ट, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में मना कर रहे हैं मैं इस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करूँगा, तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट उनको कुछ नहीं बोलेगा। और अगर मान लीजिए आप जिस काम को करने की बात कर रहे हैं, अगर उस काम के लिए कोई स्टैचुरी लॉ नहीं है, तो उस टाइम में भी सुप्रीम कोर्ट आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो दोनों में लिमिटेशन याद रखना। पता है, यूपीएससी लिमिटेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसमें जो लिमिटेशन बताई और इसमें जो लिमिटेशन बताई, बाकी मतलब आप सभी को पता होगा। मैंडेमस मतलब वी कमांड, भैया अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। हेबियस कॉर्पस मतलब टू प्रेजेंट अ बॉडी ऑफ। इसके बाद अगला आता है प्रोहिबिशन। देखिए, प्रोहिबिशन हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट के लिए बताया जाता है, मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को करेगी और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को करेगी। इसका मतलब होता है टू फॉरबिड, मतलब ये कि आप अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करने जा रहे हो तो आप उस जुरिस्डिक्शन को क्रॉस मत करो। एग्जाम्पल के तौर पे, जो हम मान लो हमारे जो ग्राम लायर हैं उनको फांसी देने की सज़ा नहीं है, बट फिर भी वो फांसी का कुछ ऑर्डर पास करने वाले हैं, तो हाई कोर्ट ऊपर से बोल सकता है भाई क्या कर रहे हो, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, सो वी आर इशूइंग प्रोहिबिशन अगेंस्ट यू। ओके, तो इसे प्रोहिबिशन की रिट कहा जाता है। इसके बाद है सैटी और आरी। ये भी हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट की तरफ इशू की जाती है और यहाँ पर मेन मकसद ये होता है कि जो भी ऑर्डर आपने पास कर दिया है उस ऑर्डर को कैंसिल करना, या जो भी केस आपके सामने है वो हम अपने पास ट्रांसफर करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ग्राम न्यायालय के सामने एक मर्डर का केस आया, अब उसकी सज़ा भी मर्डर होगी या आर्टिकल 302 होगा, मतलब सॉरी सेक्शन 302 होगा, जिसमें आपको फांसी या आप कह सकते हैं उम्र कैद हो सकती है। तो इस केस में भैया आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है इसको कवर करने की, तो ये तो हम क्या कर सकते हैं, सैटी और आरी इशू करके ये केस अपने पास ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इसमें ऑर्डर दे दिया तो उस ऑर्डर को हम कैंसिल कर सकते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एग्जीक्यूटिव की तरफ भी एक्सटेंड कर दिया है। मतलब अगर एग्जीक्यूटिव भी कोई ऐसा एक्शन लेता है जो उसकी जुडिक्शन से बाहर है तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट सैटी और आई की रिट्स को इशू कर सकता है। उसके बाद आखिरी रिट आती है हमारे सामने क्वो वारंटो। इसका मतलब ये होता है कि भैया व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, मतलब इफ़ यू आर होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और एनी परमानेंट पोस्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैग की पोस्ट हो गई, ईसी की पोस्ट हो गई, तो भैया क्या आप उसके लिए क्वालिफाइड हो? अगर हो तभी आपको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू रिमेन इन द सेम पोस्ट। तो उसको कहा जाता है क्वो वारंटी की रिट। ठीक है, तो आई थिंक आपको आर्टिकल 32 पूरे से समझ में आ गया होगा। चलो वेरी गुड। अब आते हैं अपने अगले आर्टिकल में जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसेस पे अपनी जजमेंट दी है, एक है शाहीन बाग प्रोटेस्ट और दूसरा है किसान प्रोटेस्ट। ठीक है, इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया जब तक इन लोगों का डिसेंट है वो लोग अपना प्रोटेस्ट शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखिएगा दिस प्रोटेस्ट शुड नॉट स्लिप टुवर्ड्स द वायलेंस, अदरवाइज स्टेट हैज़ द पावर टू कर्ब द वायलेंस। ठीक है, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान से रखने के लिए बोला है। और उन्होंने ये बोला जब तक करना चाहो तब तक करो भाई, कोई टेंशन नहीं है, मज़े से करते रहो। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल में भी जान लेते हैं। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में लिखा है कि अगर कोई भी पर्सन चाहे तो अपने जो भी ओपिनियंस हैं, बिलीव्स हैं या कुछ भी अंदर उसके थॉट्स आ रहे हैं तो वो किसी भी वे में प्रेजेंट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर में थ्रू हिज माउथ, थ्रू हिज राइटिंग, थ्रू हिज प्रिंटिंग और एनी अदर वे इफ़ पॉसिबल। ठीक है, इसके साथ ही साथ 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में आप सभी जानते हैं यू हैव राइट टू एसोसिएशन, मतलब आप कहीं पर भी राइट टू असेंबली है, तो आप कहीं पर भी किसी भी गवर्नमेंट लैंड में, याद रखिए किसी भी गवर्नमेंट लैंड में आराम से आके खड़े हो सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वहाँ पर आप प्रोसेशन कैरी आउट कर सकते हैं, वहाँ पर आप पिकेटिंग कर सकते हैं, बट याद रखिएगा इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वहाँ पर खड़े हुए प्रोसेशन निकालिए, पिकेटिंग करिए, जैसे आपने वो कैंडल मार्चेस देखी होंगे ना दिल्ली में कई बार होती हैं, तो वैसा आप काम कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ अगर गवर्नमेंट लैंड में करना, अंबानी साहब के घर में जाके मत करना, नहीं तो अंबानी साहब सीधे धक्के मार के बाहर निकलवा देंगे। ओके, और इसके बाद 19 क्लॉज 2 में क्या लिखा है कि स्टेट हैज़ द पावर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन दीज राइट्स। और 19 क्लॉज 2 में एक और पार्ट है कि कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, एग्जाम्पल के तौर पे पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेमेशन, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। तो आई होप आपने सब लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, बस मैंने रिवाइज करवा दिया। थोड़ा सीबीआई के बारे में जान लेते हैं। देखो तो सीबीआई क्या होता है, देखो सीबीआई एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस के अंदर काम करती है। और ये जो अपनी पावर डिराइव करती है वो करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने के लिए है, दो इट डिराइव्स इट पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट बट इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इस पॉइंट को मत भूलिएगा, इस पॉइंट को मैं दोबारा कवर करूँगा अच्छे से जब मैं इस बॉडी के बारे में डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, अब देखो रिसेंट में हुआ क्या है। वैसे आप सभी जानते हैं कि ये जो अपनी पावर है कहाँ से डिराइव करता है, डीएसपी से, मतलब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से। अब इसका काम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो भी कुकर्म कर रहे हैं उनकी छानबीन करना। लेकिन आप ये देखिए जो भी कुकर्म किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा वो तो भैया स्टेट ऑफिशियल के साथ मिलकर ही किए जाते हैं। और दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि जो स्टेट के लोग होते हैं वहाँ पर उनको स्टेट पुलिस पे भरोसा नहीं होता, इसलिए वो लोग डिमांड करते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से करवाया जाए। तो इन शॉर्ट सीबीआई का रोल स्टेट गवर्नमेंट में आता ही रहता है। या तो सीबीआई को खुद स्टेट ऑफिशियल को जांचना होगा, या दूसरी बात खुद स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई जांच की बात करेंगी। लेकिन इनका जो जुरिडिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे है। तो किस तरीके से हमारा सीबीआई इन सब लोगों को खंगाले, सिंपल सी बात है, आप स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ले लो। तो बस यहीं से कंसेंट की शुरुआत हो जाती है। कंसेंट दो टाइप के होते हैं, होता है केस स्पेसिफिक कंसेंट और दूसरा होता है जनरल कंसेंट। केस स्पेसिफिक कंसेंट मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने स्पेशल आपको सिर्फ इसी केस के लिए बोला है कि इस केस में आप जितने भी स्टेट ऑफिशियल को खंगालना चाहो खंगाल सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए केसेस तो डेली आते रहेंगे, तो ये केस स्पेसिफिक कंसेंट काम नहीं करेगा। ठीक है, हर दिन जाके उनसे परमिशन लो, फिर 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, तब तक तो भाई पूरा मतलब धजियाँ उड़ चुकी होंगी केस की। तो इसलिए यहाँ पर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ जनरल कंसेंट। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कुछ ड्यूरेशन के लिए, एग्जाम्पल के लिए 1 साल 3 साल के लिए क्या करती है, सीबीआई को जनरल कंसेंट दे देती है कि भाई अगर कोई भी केस आता है तो आप उसको आराम से आओ, आराम से अपना मतलब सुनवाई करो, कंप्लीट जो भी सॉल्व करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है करो और आराम से चले जाओ। ठीक है, मतलब हम कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब बार बार आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जहाँ पर बार बार परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको कहा जाता है जनरल कंसेंट, और जहाँ पर परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है उसको कहा जाता है केस स्पेसिफिक कंसेंट। तो कॉन्टेक्स्ट आप से भी जानते हैं, रिसेंट में केरला ने और इवन वेस्ट बंगाल ने, महाराष्ट्र ने क्या किया है, जो सीबीआई को जनरल कंसेंट दिया होता उसको हटा दिया है। और वैसे अगर पॉलिटिकल रीज़न देखे तो ये बताया जा रहा है कि सीबीआई को यूज़ कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, जो भी अपोजिशन थी।
तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए इम्पैक्ट ये होगा कि अब सीबीआई को अगर यहाँ पर कोई भी केस इन्वेस्टिगेट करना होगा तो उनको केस स्पेसिफिक कंसेंट लेके आना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो दे कैन नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। लेकिन जो भी पुराने केसेस हैं जिनके ऊपर सीबीआई की जांच चल रही थी उनके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। उन केस के ऊपर अभी भी हमारी सीबीआई की सुप्रीमेसी रहने वाली है। ठीक है, चलो वेल एंड गुड। तो आते हैं हम अपने अगले आर्टिकल पर जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि 1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था उसमें जो चारों रीजन हैं उनको तो अपनी जोनल काउंसिल दे दी गई थी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। बट नॉर्थ ईस्ट को अपनी खुद की एक जोनल काउंसिल नहीं दी गई थी। तो उसके लिए पार्लियामेंट 1971 में एक सेपरेट एक्ट पास करता है और उसमें नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को बनाता है। इस नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को हेड करते हैं हमारे होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं वो इसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं। और इसमें टोटल 8 स्टेट होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। मतलब 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस एक सिक्किम। ठीक है, अब यहाँ पर इसका काम क्या होता है? देखो इसका काम ये होता है कि आप यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करो जिसकी वजह से लाइवलीहुड उत्पन्न होगा और लाइवलीहुड से यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आएगी। तो यही इस पूरी बॉडी का काम होगा। ठीक है, अब याद करिएगा जो हमारी जोनल काउंसिल है उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैटर डिस्कशन की पावर रहती है। यहाँ पर भी मैटर डिस्कशन की पावर है, लेकिन वहाँ पर जो जोनल काउंसिल है वो प्लानिंग नहीं करती पूरी रीजन के लिए। अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल प्लानिंग करती है, तो आप कह सकते हैं पावर के मामले में, डिस्कशन के मामले में जोनल काउंसिल से काफ़ी आगे हमारी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। ठीक है, समझ में आया? और एडवाइस तो हमेशा हमें एडवाइस ही रहती है, कोई मैंडेटरी नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। अब अगला आर्टिकल आता है बेलगाम इशू। इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। रिसेंट में क्या हुआ था कि कुछ प्रोटेस्ट के चलते हुए यहाँ पर जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, बेलगाम मतलब बेलगाम एंड कोल्हापुर, इनके बीच में जो बस सर्विस थी उनके ऊपर रोक टोक लगा दी गई। मतलब भाई अब बस सर्विस बेलगाम से कोल्हापुर नहीं चलेगी। तो क्यों नहीं चलेगी? बिकॉज बेलगाम को महाराष्ट्र अपना पार्ट क्लेम करता है, वेयर इज कर्नाटका जो है वो बोलता है कि नहीं, दिस बिलोंग्स टू अस। अब बोलो भाई, वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्टेट की अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती है, बट ये लोग तो कंट्रीज़ की तरह काम कर रहे हैं। बट फिर भी कोई बात नहीं, सबके अपने एस्पिरेशंस होते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। देखो बैकग्राउंड में क्या हुआ कि हमारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गुजरात इंक्लूडेड था, महाराष्ट्र था, कर्नाटका था। तो मतलब काफ़ी एक मल्टीलिंगुअल प्रोविंस हुआ करता था। लेकिन आप सभी जानते हैं 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है जिसके तहत कर्नाटका मैसूर बन जाता है। मतलब उस टाइम में मैसूर का उत्पन्न होता है। और दूसरा आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। 2 बाद में फिर गुजरात भी अलग होता है, बट अभी के लिए आप मान सकते हैं कि बॉम्बे निकल के आता है और मैसूर निकल के आता है। अब उनके बीच में एक गांव था बेलगाम, जहां पर दोनों की जो पॉपुलेशन है लगभग आप कह सकते हैं अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, कर्नाटका वालों का भी और हमारे बॉम्बे वालों का भी, मतलब महाराष्ट्र वालों का भी। लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की कमीशन ने क्या किया, ये जो बेलगाम था ये किसको दे दिया? कर्नाटका को दे दिया। इससे महाराष्ट्र थोड़ा सा गुस्सा हो गई और महाराष्ट्र चली गई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कि भैया आपने क्या किया, आपने जो भी किया गलत किया है। तो उस टाइम पे एक महाजन कमीशन शास्त्री जी ने बनवाई। और महाजन कमीशन ने अपनी तरफ से ये रिकमेंड किया कि भाई अब जो हो गया वो तो हो गया है, और एक्चुअली जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी आप दोनों की लगभग कंप्लीट ही है। तो आप लोग क्या काम करो कि जो 264 विलेजेस हैं वो आप महाराष्ट्र को ट्रांसफ़र कर दो जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और दूसरा जो बचे हुए 247 विलेजेस हैं वो कर्नाटका के पास रहने दो। लेकिन महाराष्ट्र ने बोला कि नहीं, वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस रिपोर्ट, हमें चाहिए तो पूरा बेलगाम चाहिए, लेंगे तो पूरा लेंगे वरना कुछ नहीं लेंगे। तो बस यही बेलगाम इशू चल रहा है। तो वैसे चांसेस यहाँ से काफ़ी कम है, बट फिर भी जैसा आपको सही लगे। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। तो सबसे पहले हम गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझते हैं, उसके बाद इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। देखिए आर्टिकल नंबर 153 में लिखा हुआ है देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 154 बोलता है कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर के पास होती है, और अगर वो चाहें इस पावर को खुद से एक्सरसाइज कर सकते हैं या अपनी किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर के थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, और आर्टिकल नंबर 163 ये बोलता है कि गवर्नर के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो उसको सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही यूज़ कर सकते हैं। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये गवर्नर की तरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द स्टेट लेजिस्लेचर, और ये लिखा आर्टिकल नंबर 164 में।
लेकिन 163 में एक ट्विस्ट है, मैं आपको एज इट स्टेटमेंट रीड करके सुनाता हूँ। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू गवर्नर in execution of his function except in so far as he is required to exercise his function in his discretion। मतलब ये है कि कुछ फंक्शन गवर्नर के डिस्क्रिशनरी है, वहाँ पर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बिना भी काम कर सकते हैं। अगर सेम चीज़ आप देखें तो प्रेसिडेंट के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रेसिडेंट का आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भैया देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट हिज फंक्शन इन हिज डिस्क्रिशन। मतलब कुछ ऐसे डिस्क्रिशनरी फंक्शन है जो गवर्नर को दिए गए हैं, वो ये फंक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बिना एड एंड एडवाइस के करने वाले हैं। और कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं देखिए, सबसे पहला है बिल का, कि भाई उसे बिल को एसेंट देना है या फिर इसके बाद उस पर कोई सस्पेंसिव वीटो लगाना है, पॉकेट वीटो लगाना है या प्रेसिडेंट के रिजर्व करना है, ये उनका पर्सनल डिस्क्रिशन है। उसके बाद है प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगवाना है, इसके ऊपर भी वो सीएम की नहीं सुनेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आता है अगर मान लीजिए हंग असेंबली आ जाती है, हंग असेंबली में किसे अपॉइंट करना है एज अ प्राइम मिनिस्टर, सॉरी नॉट प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअली एज अ चीफ मिनिस्टर, ये भी उनके पास है। इसके बाद हंग असेंबली में अगर मान लीजिए उन्हें कोई, आप कह सकते हैं प्रॉपर बंदा नहीं मिल पा रहा जो गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम पे हो सकता है वो हाउस को डिसॉल्व कर दें, ये भी उनके डिस्क्रिशन है। और पांचवा पॉइंट अगर मान लो कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपना मेजॉरिटी है हाउस में खो चुकी है, तो उस टाइम पे उनको वो डिसमिस भी कर सकते हैं, तो ये भी इनका डिस्क्रिशन है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट डिस्क्रिशन के आते हैं। तो आई थिंक अब आपको गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अच्छे से क्लियर हो गई है। अब आते हैं आर्टिकल में। देखिए रिसेंट में हुआ क्या है। देखिए जो हमारे केरला के गवर्नर हैं वो एक स्पेशल सेशन अपने स्टेट लेजिस्लेचर का ऑर्गेनाइज करवाना चाहते थे, जहां पर वो नए फार्म लॉस के ऊपर डिबेट चाहते थे। उसी प्रकार से राजस्थान जो गवर्नमेंट है, गहलोत गवर्नमेंट है, वो अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर का एक सेशन ऑर्गेनाइज करवाना चाहती थी, लेकिन इन दोनों केसेस में गवर्नर साहब ने मना कर दिया। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आर्टिकल नंबर 174 देखते हैं, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि किसके पास समनिंग पावर है, हाउस की। देखिए आर्टिकल 174 ये बोलता है कि गवर्नर को जब भी सही लगता है वो उस टाइम पे स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर यहाँ पर बस एक लिमिटेशन रखी गई है कि भाई जो दो सेशन के बीच में जो गैप है वो 6 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 जनवरी को सेशन ऑर्गेनाइज किया गया तो भाई अगस्त के पहले आपको सेशन ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा, बस 2 सेशन के बीच में जो गैप है वो 6 महीने का नहीं होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है क्या आर्टिकल 174 भी गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है? तो देखिए इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के एक केस में कहा था जिसका नाम है नबाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई गवर्नर का ये बिल्कुल भी डिस्क्रिशन नहीं है कि हाउस को कब सम्मन करना है, कब प्रोरोग्यो करना है। इस आर्टिकल 174 को गवर्नर सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस में ही काम करेंगे, यहाँ पर उनका कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था हो सकता है कि एक डिस्क्रिशन यहाँ पर अवेलेबल हो, वो ये कि अगर मान लो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी जो मेजॉरिटी है वो खो चुकी है तो उस टाइम पे यहाँ पर गवर्नर का पूरा डिस्क्रिशन बन जाता है। लेकिन ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है फिर भी गवर्नर को रीज़न के साथ और गुड फेथ के साथ और कॉशन के साथ यूज़ करना है, अदरवाइज इस डिसीजन को भी चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो समझ में आया, ये था पूरा केस। तो आई थिंक आपको सारे आर्टिकल समझ में आ गए हैं और जो भी मुद्दा था वो भी समझ में आ गया। तो इन शॉर्ट आर्टिकल 174 इज़ नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। सिर्फ 5 डिस्क्रिशनरी पावर है जो मैंने आपको बताई। ठीक है ना, चलो ओके, वेल एंड गुड। अब आते हैं अपने अगले आर्टिकल में जिसका नाम है पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। तो यहाँ पर हम दोनों पॉइंट को मतलब प्रेसिडेंट को और गवर्नर को साथ में मिक्स करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे आपको दोनों की जो पावर का डिफरेंस है, पार्डनिंग पावर का डिफरेंस है, वो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल नंबर 72 पार्डनिंग पावर दी गई है। देखो जब भी आपको स्टेट का आर्टिकल डिराइव करना हो ना तो उस टाइम पे आप उस पर 89 ऐड कर ले देना। जैसे यहाँ पर 89 ऐड कर दो तो 9 2 हो गया 11 और ये हो गया 161। देखो आ गया ना। तो सेंट्रल के आर्टिकल में सिर्फ 89 ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली विल गेट द आर्टिकल ऑफ स्टेट। कहीं कहीं पर अप्लाई नहीं भी होगा, ऐसी बात नहीं है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में अप्लाई होगा ये। ठीक है, सो
प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर दी गई है। अब किस किस सब्जेक्ट में है? सबसे पहली बात, जो भी सेंट्रल लॉज हैं उसके ऊपर पार्डनिंग पावर है। दूसरी बात, कोर्ट मार्शल के ऊपर है। और तीसरी बात, डेथ सेंटेंस को पार्डन करने में है। ठीक है। वेरस अगर आप गवर्नर की बात करें अंडर आर्टिकल 161, तो इनकी पावर कहाँ कहाँ जाती है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉज पे। अब ये जो हमारे गवर्नर साहब है वो कोर्ट मार्शल को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, इनके पास डेथ सेंटेंस को भी कम मतलब वो कैंसिल करने की पावर नहीं है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है। आपको देखेंगे यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि एक तो आता है डेथ सेंटेंस और दूसरा आता है कोर्ट मार्शल। बस यही दो मेजर डिफरेंस है। इसी पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछने वाला है। ठीक है। कौन कौन सा? डेथ और कोर्ट मार्शल। ये दोनों प्रेसिडेंट के पास है लेकिन गवर्नर के पास नहीं है। और इसके बाद जितनी बची हुई 5 पार्डनिंग पावर होती है वो गवर्नर के पास भी अवेलेबल है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आता है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है आपने सामने वाले कन्विक्टेड पर्सन को पूरी तरीके से निर्दोष घोषित कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने मर्डर किया था और आपने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं उसे पार्डन कर रहा हूँ। मतलब हर चीज़ वो नॉर्मल पर्सन बन चुका है, उसके खिलाफ अब कोई भी चार्जेस नहीं है। इसे पार्डन कहते हैं। अब ये पावर गवर्नर के पास भी अवेलेबल है लेकिन उनके पास डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर नहीं है। ये एक डिफरेंस है। ठीक है। इसके बाद आता है कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो टाइप ऑफ पनिशमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको डेथ सेंटेंस मिला था, मैं डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर सकता हूँ। ठीक है। सेम पावर हमारे गवर्नर साहब के पास भी उपलब्ध है। तो अब तीसरा पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं रेमिशन। देखिए रेमिशन में क्या होता है, आपकी टाइप ऑफ पनिशमेंट को बिना चेंज किए आपकी जो सज़ा की अवधि है उसको घटा दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको रेपिस्ट करार दिया गया था जिसके तहत आपको 10 साल की सज़ा दी गई, लेकिन अब आपकी जो सज़ा है उसे 7 साल कर दिया गया है लेकिन अभी भी आप रेपिस्ट ही हैं। ठीक है। इसे कहा जाता है रेमिशन। उसके बाद आता है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है आपकी फिजिकल कंडीशन के चलते हुए या मेंटल कंडीशन के चलते हुए हमने क्या किया है कि आपकी सज़ा कम कर दी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई वुमेन थी, वो प्रेग्नेंट हो गई, अब उसकी सज़ा कम कर दी गई है, उसको रेस्पाइट कहा जाता है। और रिप्राइव होता है कि जो आपका डेथ सेंटेंस है या जो भी सेंटेंस है उसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा डिले बढ़ता जाए। अब ये क्यों किया जाता है? एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया गया है, अब वो चाहता है कि अपने पिताजी की या आप कह सकते हैं अपने माताजी की, अपने बेटे की कोई आखिरी शादी अटेंड करे, तो उसके लिए वो चाहता है कि भैया थोड़ी देर के लिए मेरी डेथ सेंटेंस रोक दी जाए, मैं एक बार वो शादी अटेंड कर लूँ, उसके बाद आप मुझे लटका देना फांसी में। ठीक है। इसको कहता है रिप्राइव। ओके। इस चीज़ को याद रखना। अब एक और चीज़ कि ये प्रोसेस होती कैसे है। अब देखिए जैसे ही आप ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रेसिडेंट को या गवर्नर को अपनी पार्डनिंग नोटिस भेजता है, ये सिर्फ तभी भेजेगा जब उसके पास सारे लीगल ऑप्शंस खत्म हो गए, सारे लीगल जुडिशियल ऑप्शन खत्म हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपनी जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो तक खत्म कर ली है। ठीक है। रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन सब खत्म कर लिया है, उसके बाद आपने अपील की है और आपको जैसे ही क्यूरेटिव पिटीशन खत्म होती है उसके 14 दिन बाद अपील करना है। और जैसे ही हमारे गवर्नर या प्रेसिडेंट साहब के पास ये पार्डनिंग पावर का लेटर आता है वो होम मिनिस्ट्री को भेजते हैं। होम मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखेंगे और उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो गवर्नर साहब को या प्रेसिडेंट साहब को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आता है क्या ये पावर जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है? देखो ये पावर भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर यहाँ पर आप कोई भी मेलाफाइड इंटेंशन के साथ अपनी पार्डनिंग पावर यूज़ करते हैं सो वी आर गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आप देखें यूपी में 1993 के पास आई थिंक ऐसे केस भी हुआ था जहाँ पर गवर्नर ने अपने पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को पूरी तरीके से पार्डन कर दिया था, तो वहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सेंटेंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। तो ऑलरेडी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है कई बार इसे रिव्यू कर चुका है। इसके साथ ही साथ एक और केस हुआ था शत्रुघ्न चौहान केस, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाता है और अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेते हैं तो इस केस में क्या किया जाएगा, वो जो डेथ सेंटेंस को है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन टू राज्यसभा। तो देखो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, मतलब इस हाउस को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। वेयरएस जो हमारा लोकसभा है वो कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, उसका एक ऑटोमेटिक डिसॉल्यूशन होता है और एक बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डिसॉल्यूशन होता है। ऑटोमेटिक डिसॉल्यूशन मतलब 5 साल के बाद वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर प्रेसिडेंट कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ये कंप्लीट हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं 5 साल होने से पहले ही। ठीक है। वेयरएस राज्यसभा याद रखना परमानेंट हाउस है, यहाँ पर डिसॉल्यूशन होता ही नहीं है। यहाँ पर हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। अब हम इसकी
आर्टिकल नंबर 80 पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 80 में ये लिखा हुआ है कि जो राज्यसभा है उसकी टोटल स्ट्रेंथ 250 है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 245 सीट को ही भरा जाता है, बिकॉज उतनी अवेलेबिलिटी अभी नहीं है। अब इन 245 में से 12 जो मेंबर रहते हैं वो नॉट राज्यसभा एक्चुअली प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और आप सभी जानते हैं पॉइंट, वही हमारा आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज, इन सब पॉइंट के ऊपर प्रेसिडेंट साहब 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। और अभी रिसेंट केस में किसको नॉमिनेट किया है? वेरी गुड, द फॉर्मर CGI ऑफ इंडिया, दैट इज़ रंजन गोगोई। ओके, इसके बाद ये भी आप जानते होंगे कि हमारा जो राज्यसभा है उसकी टर्म होती है 6 ईयर्स की, नॉट 5 ईयर्स बट एक्चुअली 6 ईयर्स। और अगर मान लो यहाँ पर बाई इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन समझते हो ना? नहीं समझते, कोई नहीं, बता देते हैं। देखो जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं राज्यसभा में चुना गया था, अब किसी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, मैंने अपनी पार्टी बदल दी, मैं डिस्क्वालीफाई हो गया 2 साल के अंदर, लेकिन अभी मेरे 4 साल बचे हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में 6 महीने के अंदर राज्यसभा में इलेक्शन तो ज़रूर होगा, लेकिन जो भी मेंबर इलेक्ट होगा मेरी सीट में वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए रहने वाला है, वो पूरे 6 साल नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बाई इलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ये सेम पॉइंट आप कह सकते हो पंचायत राज से, आप कह सकते हैं क्या, कंबाइन करता है, ठीक है, उससे मैच करता है। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल नंबर 84 में। आर्टिकल नंबर 84 में क्वालिफिकेशन लिखी है राज्यसभा मेंबर्स की। एग्जाम्पल के तौर पे यू शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, योर एज शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स। इसके बाद यू शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और इसके बाद जो भी क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करना चाहे आपके लिए, ठीक है। इसके बाद 4th शेड्यूल को भी याद रखना। तो ये 4th शेड्यूल में सीट्स एलोकेशन ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन लिखा है, मतलब राज्यसभा में किस स्टेट को कितनी सीट दी गई है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ये लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट को भी मत भूलना। इसके बाद आखिरी में हम पढ़ते हैं कि भैया यहाँ पर राज्यसभा में कौन इलेक्ट करता है मेंबर्स को। देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किए जाते हैं, और यहाँ पर मेथड क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। आई होप आपने इसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो मुझे इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखिएगा यहाँ पर स्टेट्स और यूटीज़ दोनों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। आप सिर्फ ये मत समझिएगा स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, स्टेट्स एंड यूटीज़ बोथ आर रिप्रेजेंटेटेड इन राज्यसभा, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन विद इट। चलो, वेल एंड गुड। हम मूव करते हैं अगले आर्टिकल में। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि अभी भी रिसेंट में प्रेसिडेंट साहब ने राज्यसभा में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नॉमिनेट किया है। तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग नॉमिनेटेड मेंबर जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जितने भी प्रिविलेजेस एक इलेक्टेड मेंबर को मिलते हैं, सिर्फ सारे के सारे प्रिविलेजेस एक नॉमिनेटेड मेंबर को भी मिलते हैं, लेकिन एक दो एक्सेप्शन। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, और साथ ही साथ जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा उस समय भी वो लोग पार्ट लेंगे। तो क्या पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट, नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन जब उनका इम्पीचमेंट होगा तब पार्ट लेंगे, और वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्ट लेने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको 6 महीने दिए जाते हैं अगर उन्हें किसी भी पार्टी को ज्वाइन करना है। अगर वो 6 महीने के अंदर पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें पार्टी के ऑर्डर को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो सिर्फ 6 महीने होते हैं कि भैया आप पार्टी को ज्वाइन करें। इसके साथ ही साथ आप सभी जानते होंगे कि जैसे ही कोई भी जो मेंबर होता है, MLA MP, अपनी वो शपथ लेता है तो उस दिन से वो MP MLA कहलाने लगता है, और उसको 90 दिनों के तहत अपनी जो भी एसेट एंड लाइबिलिटी है वो सारी एसेट एंड लाइबिलिटी जो हमारे स्पीकर साहब उनको देना पड़ता है। लेकिन ये जो प्रोविज़न है दिस इज़ रिलैक्स्ड फॉर नॉमिनेटेड मेंबर, ये प्रोविज़न नॉमिनेटेड मेंबर के ऊपर अप्लाई नहीं करता, मतलब आपको रंजन गोगोई साहब की जो भी एसेट लाइबिलिटी है वो पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये होता है प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड फॉर्मर CGI टू राज्यसभा।